पाइथन नंबर सिस्टम में इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स, ये तीन तरीके हमें मिलते हैं। पाइथन के अंदर जो हम अभी बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम की। कैरेक्टर जो आता है ये आता है स्ट्रिंग में। जब हम बात करते हैं सिंगल एक ए बी या सी की, उसको कहा जाता है कैरेक्टर। लेकिन अभी जब हम आगे चल के पढ़ेंगे स्ट्रिंग के अंदर तो हमें पता चलेगा कि पाइथन के अंदर एक्चुअल में कैरेक्टर होता ही नहीं है। पाइथन के अंदर जो पाया जाता है वो सिंपली स्ट्रिंग पाया जाता है। पाइथन के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि फालतू जैसी लगी और उनको हटा दिया गया, क्योंकि चाहे हम बात करें एक ABCD में ए की या बात करें ABC तीनों वर्ड की, होता सब कुछ स्ट्रिंग ही है। तो पाइथन कहता है कि फालतू में कैरेक्टर और स्ट्रिंग दो तरीके के डेटा टाइप रखने की जरूरत क्या है, केवल एक रखते हैं स्ट्रिंग। जब आप ए लिखो तो भी स्ट्रिंग, आप ABCD एक साथ में लिखो तो भी स्ट्रिंग। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो केवल बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम की। इसमें केवल और केवल डिजिट आते हैं 1 2 3 4 5 करके। स्ट्रिंग की कोई बात नहीं हो रही। कैरेक्टर जो होता है वो स्ट्रिंग का पार्ट होता है। सो अगर हम इंटीजर की बात करते हैं तो इंटीजर आपको पता होगा कि हर एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर जो है वो सब कुछ इंटीजर है। वहीं पर अगर हम फ्लोट की बात करते हैं तो डेसिमल पॉइंट नंबर्स फ्लोट होते हैं। ठीक है, ये भी हम पहले से देखते और पढ़ते आ रहे हैं। मैथ की भाषा में इन्हें हम डेसिमल नंबर कहते हैं और प्रोग्रामिंग में हम इन्हें फ्लोट कहते हैं। जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे एक अलग मिलता है, ये होता है एक इमेजिनरी नंबर के लिए। कि मान लो जैसे हम मैथ के अंदर मान के चलते हैं हमेशा कि मान लो x इक्वल टू, मान लो y इक्वल टू, वैसे ही उस टाइप के केस के लिए पाइथन में हमें मिलता है कॉम्प्लेक्स, एक इमेजिनरी नंबर, जिसको कि हम डिनोट करते हैं हमेशा स्मॉल j से। स्मॉल j से कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम इनकी बात करें वन बाय वन, तो इंटीजर का मतलब हम कोई भी इंटीजर नंबर ले लें, अगर जैसे कि x इक्वल टू कोई भी एक इंटीजर नंबर, ये हमारा इंटीजर नंबर हो गया। हमें लेकिन पता करना है कि क्या ये इंटीजर है कि नहीं। जैसे कि मान लो हमने यहाँ पर एक लिखा y और हमने यही 787 यहाँ पर भी लिखा, लेकिन इसको हमने लिखा सिंगल कोट के अंदर। और हम क्या करते हैं, इसका आउटपुट चेक करते हैं। प्रिंट किया और यहाँ पर हमने लिख दिया x, और x की वैल्यू अगर हम चेक करें अभी तो क्या मिल रही है, और हमने अगर यहाँ पर लिखा प्रिंट और यहाँ पे हमने लिख दिया y, और हम सिंपली y की वैल्यू अगर चेक करते हैं, ये एक स्पेशल कैरेक्टर लगा रहा हूँ /n न्यू लाइन के लिए, ताकि हमें जो आउटपुट अभी मिलेगा वो आउटपुट नई लाइन से मिले। सो अगर ये केस है और इसको हम अभी रन करते हैं तो हमको 787 और 787 दोनों ही वैल्यू सेम टू सेम मिली। तो आप कह सकते हो कि दोनों नंबर जो हैं सेम है। लेकिन जब कभी भी पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहीं भी कोई भी चीज सिंगल या डबल कोट के अंदर आ जाती है, दैट मीन्स कि वो क्या हो जाती है, एक स्ट्रिंग हो जाता है। ठीक है, जैसे ही हम बात करते हैं कि इस x और y को एक्चुअल में चेक किया जाए कि इस x और y में है कौन से टाइप की वैल्यू, दैट मीन्स कि कौन से डेटा टाइप की वैल्यू है। टाइप x और टाइप y से हमें x और y का डेटा टाइप पता चल गया कि एक्चुअल में x के अंदर इंटीजर वैल्यू थी और y के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू थी। सो यही एक चीज हमें पता करनी होती है हमेशा कि वेरिएबल जो है वो एक्चुअल में किस टाइप का वैल्यू होल्ड करके रखा है, और इसके लिए हम यूज करते हैं टाइप मेथड का। तो इस केस में अगर हम एक छोटा सा कंडीशन लिखना चाहें अभी के केस में, कि अभी हम आगे चल के कंडीशन पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझेंगे, लेकिन अभी के केस में अगर हम लिखना चाहें एक कंडीशन छोटा सा कि इफ x इक्वल टू y, एक छोटा सा कंडीशन चेक कर रहे हैं। जैसे कि अगर ये बात भी है कि हमने टाइप भी चेक कर लिया
और ऐसे सिचुएशन में एक प्रॉब्लम आती है बड़ी कि हम सीधे देखते हैं कि ठीक है आउटपुट में 787 आ रहा है, और हम जब कंपेयर करने जाते हैं तो हमको मिल जाता है एरर या कंडीशन नहीं चलती है। तो ऐसे ही केस में हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम डेटा टाइप को एक बार चेक तो करें कि डेटा टाइप है किस टाइप का। तो जैसे इस केस में अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट में सिंपली एक मैसेज कि यस एक्स एंड एक्स इक्वल टू वाई, जो कि इसकी चलना नहीं है। हमें इसका आउटपुट अगर अभी हम रन करते हैं तो हमें क्या हुआ, केवल और केवल मिला जो हमने प्रिंट कराया था एक्स और वाई, लेकिन ये कंडीशन नहीं मिली। क्यों? क्योंकि एक्स में इंटीजर वैल्यू थी और वाई में स्ट्रिंग। लेकिन यहीं पे अगर हम एल्स का केस चला दें और प्रिंट लिख दें यहाँ पर एक्स नॉट इक्वल टू वाई, तो ये हमें एल्स के केस में मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो ये केस इसीलिए बना क्योंकि y में स्ट्रिंग वैल्यू थी। तो ये तो एक चीज हुई कि हमने बात की इंटीजर की, और यहाँ पे इंटीजर जो है इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। बाकी सारी लैंग्वेजेस में इंटीजर की लिमिटेशन होती है 65,000 तक पॉजिटिव एंड नेगेटिव की, लेकिन यहाँ पर जो है प्रिंट के अंदर अभी हम केवल और केवल स्ट्रिंग के थ्रू एक इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी के केस में ये नहीं होगा, जब हम अभी आगे चल के स्ट्रिंग पढ़ेंगे तो ये चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। तो ये तो अभी क्या केस हुआ, ये केस हुआ अभी इंटीजर का केवल। अब अगर हम बात करें ऐसे ही फ्लोट की, तो फ्लोट के लिए हमें क्या मिलता है, इसी एक्स के अंदर अब हम वैल्यू ले लेते हैं कोई एक फ्लोट पॉइंट, और इसको अगर हम अभी चलते हैं चेक करने प्रिंट में, तो हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पर हम मैसेज लिख देते हैं एक्स फ्लोट टाइप, और इसका हम क्या करते हैं टाइप चेक कर लेते हैं कि ये एक्चुअल में क्या फ्लोट टाइप है कि नहीं है। तो इसके लिए हमने फिर वही टाइप मेथड यूज किया और यहाँ पर दे दिया x। अब ये कंफ्यूज मत होना कि मैंने ऊपर x दिया था, इसको पहले 787 दिया और नीचे मैंने इसी x को दूसरी वैल्यू दे दी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कोड चलता है वो चलता है, एग्जीक्यूशन जो होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो लाइन बाय लाइन होता है। लाइन बाय लाइन होता है इसीलिए अगर मैंने ऊपर एक वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन की थी और नीचे उसी वेरिएबल को मैं दूसरी वैल्यू असाइन कर दे रहा हूं, तो होगा क्या, यहां तक ऊपर वाली वैल्यू हमको मिलती रहेगी और जस्ट इसके नीचे से अब x की नई वैल्यू हमको मिलने लगेगी। इसी को कहा जाता है ओवरलैपिंग, कि मैंने एक ही एग्जिस्टिंग वेरिएबल के ऊपर नई वैल्यू असाइन कर दी। तो अब अगर हम टाइप चेक करेंगे तो इसका क्लास टाइप हमें मिल जाएगा फ्लोट। ठीक है, तो ये तो फ्लोट टाइप का नंबर हो गया। इसी तरीके से जो लास्ट टाइप हमको मिलता है वो मिलता है कॉम्प्लेक्स का, और कॉम्प्लेक्स के केस में क्या करते हैं, हम एक इमेजनरी नंबर सेट करते हैं। तो इमेजनरी केस के लिए पाइथन में हमको केवल और केवल जे ही मिलता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें जैसे z इक्वल टू 6j, तो ये j जो है ये एक्सेप्टेबल है यहाँ पे, लेकिन इसकी जगह मैं जैसे ही x लिख दूंगा तो ध्यान देना नीचे क्या है, रेड लाइन आ गई है। मैं यहाँ पर जाऊंगा, इसने क्या कह दिया, अनएक्सपेक्टेड टोकन। यहाँ पर एज ए इमेजनरी नंबर के लिए हम केवल और केवल j को ही ले सकते हैं। आपके केस में अगर मैं इसको प्रिंट करा के इसका टाइप चेक करूं तो टाइप क्या मिल जाएगा, टाइप ऑफ z, और हम टाइप चेक करने के लिए टाइप मेथड का यूज किए, z लिखे और इस कोड को हमने रन कर दिया, हमको क्लास टाइप मिल गया कॉम्प्लेक्स। तो इस केस में ये जो 6j है ये एक टोटल इमेजनरी नंबर है, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, एक छोटे से काम के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये तो हमारे क्या थे, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन अगर हम आगे चलते हैं तो हम बात करते हैं टाइप कन्वर्जन की। टाइप कन्वर्जन का मतलब क्या है, टाइप कन्वर्जन का मतलब कि हम इंट को फ्लोट में या फिर इन नंबर डेटा टाइप्स को एक दूसरे के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हम यहाँ पर दो वेरिएबल लेते हैं, एक तो ले लिया हमने a इक्वल टू 6। अभी के केस में अगर हम इसको चेक करते हैं तो ये क्या है, ये है इंटीजर नंबर, लेकिन इसको हमें बनाना है फ्लोट। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसी a को एक नई वैल्यू b में हम
ले लेते हैं किसके थ्रू, फ्लोट मेथड के थ्रू। तो फ्लोट के अंदर हमने क्या पास कर दिया, ए को। ये हो गया सिंपली टाइप कन्वर्जन। और टाइप कन्वर्जन के लिए हमें इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स इनके मेथड मिलते हैं। जैसे यहाँ पे फ्लोट का मेथड मिला, तो किसी को किसी में भी कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, मेथड यूज करेंगे, उसके अंदर वो वेरिएबल पास कर देंगे, वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, उसका टाइप कन्वर्ट कर देगा। तो ए टाइप, और इसको हमने यहाँ पर चेक कर लिया। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, a इक्वल टू 6, दैट मीन्स कि a में इंटीजर वैल्यू पड़ी है, हमने उसको कन्वर्ट करके लाकर स्टोर किया है b के अंदर, तो हम टाइप चेक करेंगे b का। अब इसको अगर हम रन करेंगे, इसका क्या मिल गया, a टाइप में हमें मिल गया क्लास टाइप फ्लोट। तो एक्चुअल में इसमें हुआ क्या, 6.0 इसने कर दिया, तो ये हो गया एक फ्लोट। इसी को दोबारा अगर हमें कन्वर्ट करना हो किस में, इंटीजर में, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, b के अंदर एक फ्लोट वैल्यू पड़ी हुई है अभी, तो उस b को अगर हम यहीं पे, जैसे कि हमने इसका टाइप चेक किया, ठीक है, यहीं पर हम आगे भी लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ a करके, और यहाँ पर हम लिख देते हैं b, वैल्यू ऑफ b चेक भी करनी है, सीधे यहीं पर हमें वैल्यू भी देख लेनी है, तो हमारा दोनों काम हो जाएगा यहीं पर। ठीक है, a का टाइप हमको फ्लोट मिल गया और वैल्यू जो मिल गई वो मिल गई 6.0, दोनों चीज देख लिए तुम यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर गलत क्या लिख दिया था, b लिखना था। अब क्या करना है, जो b है उसी को हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो हमने एक नया ले लिया वेरिएबल c, और इसके अंदर हमने किसको कॉल किया, इंट को, और इंट के अंदर हमने पास कर दिया b। तो अब अगर हम यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट, और प्रिंट में c का टाइप हम चेक करते हैं टाइप मेथड से, एंड इसके साथ में वैल्यू ऑफ c, इसको हम चेक कर लेते हैं c से। अब अगर हम इसको रन करते हैं, वही b जो थोड़ी देर पहले फ्लोट था, वही अब किस में कन्वर्ट हो गया, इंटीजर में। बस यहां पर एक चीज थोड़ी सी डिफरेंट होती है, वो क्या है कि आप इंटीजर को फ्लोट या फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करो, कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ होती है जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कन्वर्ट करने जाएं किसी में भी। तुम इंटीजर और फ्लोट को कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं इंटीजर या फ्लोट में। क्यों? क्योंकि उसमें एक इमेजिनरी जो नंबर जुड़ा होता है जे, वो कन्वर्ट नहीं होता है। सो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, इंट या फ्लोट को कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स को इंट या फ्लोट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। करके देख लेते हैं इसको कि क्या ये सही भी है कि नहीं। तो हमारे पास पहले से ही इंटीजर और फ्लोट दोनों नंबर पड़े हुए हैं, हमको उनको बस कन्वर्ट करके चेक करना है। ए में इंटीजर नंबर पड़ा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं डी, और इक्वल टू क्या कर, इसी चीज को ना हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल में स्टोर कर करके कर रहे हैं, इसी को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट यहाँ पे क्या किया हमने, टाइप ऑफ सी एज कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे बस करना क्या होगा, हमें जो इंट था उसी की जगह यहाँ पर हमें कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे किसको कॉल कर लिया, कॉम्प्लेक्स मेथड को, और उसके अंदर हमें पास क्या करना है, एक इंटीजर। अब इंटीजर यहाँ पे हमारे पास दो हैं, ए और सी, दोनों में ही इंटीजर है, तो हमने यहाँ पर ए पास किया। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करता हूं, ये भी कर दिया, और इसी के साथ में मैं क्या करता हूं, इसके टाइप को भी यहीं पे चेक कर लेता हूं, तो दो काम एक साथ होगा, टाइप चेक करना है, और टाइप किसका चेक करना है, कॉम्प्लेक्स ए का। मेथड के अंदर मेथड लिखा है, इससे कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले मैंने क्या किया कि मुझे इंटीजर नंबर को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना था, तो मैंने सबसे पहले कॉम्प्लेक्स मेथड को कॉल किया, उसके अंदर ए पास किया, फिर इसके बाद में
मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का डेटा टाइप चेक करना था, तो मैंने इस पूरे कॉम्प्लेक्स ए को उठाया और टाइप के अंदर डाल दिया, और मुझे तुरंत इसका आउटपुट चेक करना था, तो मैंने इसको किसी भी वेरिएबल में ना स्टोर करके डायरेक्ट प्रिंट में ही लिख दिया। तो एक बार चेक करते हैं कि क्या ये चल रहा है। ध्यान दिया, टाइप ऑफ सी एज कॉम्प्लेक्स, क्लास क्या मिल गया हमको, कॉम्प्लेक्स। तो ये हमारे ऊपर होता है कि हम कोड कैसे लिख रहे हैं। अब थोड़ा सा आपने देख लिया कि हम वेरिएबल कैसे बना रहे हैं, कैसे स्टोर कर रहे हैं, तो उसको हम जल्दी कोड लिखने के लिए इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअल में टाइप ऑफ ए एज कॉम्प्लेक्स हमने कन्वर्ट किया है, कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट इन टाइप ऑफ ए एज कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट। ठीक है, इतना सही है। इसी के आगे अगर हमें इस कॉम्प्लेक्स की वैल्यू भी चेक करनी है तो हम क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स। और यहां पर अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमने किसी वेरिएबल में तो इसको स्टोर किया नहीं था, तो इसलिए फिर से हमें किसे कॉल करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स मेथड को, और उसके अंदर ए को। अब ये क्या करेगा, उसी ए का कॉम्प्लेक्स हमको बनाकर दे देगा। तो दिख रहा है, वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, 6 + 0j। तो 6 जो था वो हमारा रियल नंबर था, और प्लस 0j क्या हो गया हमारा, इमेजनरी। तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया फिर, इमेजनरी नंबर। तो ये हमने डायरेक्ट कर लिया। अभी आगे चल के देखोगे, प्रिंट जो है बहुत कमाल का प्री डिफाइंड मेथड है, इसके अंदर हम बहुत सारा काम करेंगे। तो प्रिंट केवल और केवल छोटे मोटे काम के लिए नहीं है, बहुत अच्छे खासे लेवल का, डीप लेवल की फंक्शनैलिटी है पूरे प्रिंट के अंदर। तो सवाल ये था कि हमने पहला पॉइंट तो किया कि इंटीजर हो या फ्लोट हो, इसी तरीके से आप कन्वर्ट करके देख सकते हो। ठीक है, तो अभी आगे चल के कुछ होमवर्क भी मैं लिखूंगा, एक आधा होमवर्क मैं यहाँ पर अभी लिख दे रहा हूँ। सो आपको क्या करना है कि एक्सरसाइजेस, और इसमें सबसे पहला है कन्वर्ट इंट फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स यूजिंग कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में वैल्यूज को स्टोर करके एंड डायरेक्ट प्रिंट में कन्वर्जन का आउटपुट भी शो करना है। तो पहले क्या करोगे, नॉर्मली एक एक वेरिएबल के अंदर वैल्यूज को स्टोर करोगे, इसके बाद में उनका कन्वर्जन करोगे, और उसके बाद में ऐसे ही डायरेक्ट में भी कोड को कन्वर्ट करके चेक करोगे। दूसरा केस था कि हमने बात की कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको अगर हमें कन्वर्ट करना हो तो हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे लिमिटेशन क्या आ गई कि हमने प्रिंट के अंदर डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स को कन्वर्ट कर लिया था। तो जब हमें यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर को नॉर्मल इंटीजर या फ्लोट में कन्वर्ट करना, उस केस में हमें यहाँ पर एक वेरिएबल में वैल्यू चाहिए होगी। तो हम एक ई करके वेरिएबल के अंदर एक इमेजिनरी वैल्यू ले लेते हैं 6j, और इसको हमें कन्वर्ट करना है सिंपली। तो हम कन्वर्ट करके देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स टू इंट में हमें कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंट मेथड को हमने लिया और उसके अंदर ई को पास कर दिया, और सिंपली इसको हम रन करते हैं। हमें यहाँ पर क्या मिल गया, एरर मिल गया। क्या एरर मिला, टाइप एरर। और क्या लिख दिया, कांट कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स टू इंट। सीधे इसने कह दिया कि मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकता हूँ। यही सेम केस ये करेगा फ्लोट के साथ भी। तो ये तो हो गया हमारा कन्वर्जन। और कन्वर्जन के लिए हमें यहां पर केवल मेथड का यूज करना है, इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा हम नंबर सिस्टम में रैंडम नंबर्स भी जनरेट करते हैं।
लेकिन रैंडम नंबर के लिए यहाँ पर पाइथन में हमें डायरेक्ट कुछ भी नहीं मिलता है। रैंडम नंबर के लिए हमें यूज करना पड़ता है रैंडम लाइब्रेरी का। तो अब आप देखने जा रहे हो कि हम लाइब्रेरी कैसे इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट करने के लिए नॉर्मली हमें क्या यूज करना पड़ता है, इंपोर्ट कीवर्ड का। और इसके साथ में अगर मुझे रैंडम नंबर जनरेट करना है तो उसके लिए मैं रैंडम लाइब्रेरी को यहाँ पर कॉल कर लिया। तो इससे क्या होगा कि मैं अब रैंडम नंबर्स भी जनरेट कर सकता हूं। सो पाइथन के अंदर डायरेक्ट रैंडम नंबर जनरेट करने का कोई भी तरीका नहीं होता है। हमको जब भी यूज करना है रैंडम नंबर तो उसके लिए इस रैंडम मेथड रैंडम लाइब्रेरी को हमें इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। सो अब अगर इस रैंडम लाइब्रेरी का यूज करके मुझे कोई रैंडम नंबर प्रिंट कराना है तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट के अंदर रैंडम नंबर और रैंडम नंबर के लिए यहाँ पर मुझे कॉल क्या करना पड़ेगा, इस रैंडम लाइब्रेरी दैट मीन्स की क्लास जिसको आगे चल के हम समझेंगे, इसके अंदर होता है मेथड। तो मुझे रैंडम के अंदर से अगर रेंज जनरेट करनी है तो उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, रैंडम रैंड रेंज। और इस रेंज के अंदर मैं दे देता हूं 1 से लेकर 20 तक की गिनती का रेंज, और इसको हम प्रिंट करते हैं। ओके, पहले तो इस टाइप कन्वर्जन को मुझे कमेंट बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस लाइन में अगर हमको एरर मिल गया तो इसके नीचे की किसी भी लाइन का एग्जीक्यूशन नहीं होने वाला है। तो इसको कमेंट करने के बाद में फिर से एक बार मैं रन करता हूं। ठीक है, तो क्या मिल गया मुझे, रैंडम नंबर मिल गया 12। दैट मीन्स कि मुझे एक रैंडम नंबर जनरेट करना था और वो नंबर कहाँ से लेके कहाँ तक के बीच में जनरेट करना था, 1 से 20 के बीच में। मैं इसको जितनी बार रन करूंगा उतनी बार मुझे एक नया रैंडम नंबर जनरेट होकर मिलता रहेगा। ठीक, तो ये तो केस है रैंडम का। और इस रैंडम के अंदर बहुत सारी लाइब्रेरी क्या कहते हैं मेथड्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इसको देखेंगे आगे अच्छे से जब हम रैंडम नंबर्स का यूज करेंगे। अभी के केस में क्या देखा आपने कि हम रैंडम नंबर को अगर यूज करना है तो हमें लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ती है। और रैंडम क्या है, इसके लिए अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा लिखना चाहें तो रैंडम पाइथन में प्री इंस्टॉल्ड आता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको यूज कर पाए हैं, अदरवाइज हमें इस लाइब्रेरी को पहले इंस्टॉल करना पड़ता। इसको हम आगे चल के सीखेंगे कि पाइथन के अंदर हम लाइब्रेरीज को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो ये तो केस हुआ रैंडम नंबर का। इसी के साथ में नंबर सिस्टम में ही आता है एक्चुअल नंबर सिस्टम, जो आप बहुत पहले से पढ़ते आए हो। हमेशा हमें 4 टाइप के नंबर सिस्टम मिलते हैं, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। और ये नंबर कन्वर्जन में के लिए पढ़ाया जाता है कि हम कैसे कन्वर्ट करते हैं नंबर्स को। तो पाइथन के अंदर जो है प्रिंट के अंदर एक कमाल की फैसिलिटी मिलती है कि हम डायरेक्ट किसी भी नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं। पाइथन बाय डिफॉल्ट या नॉर्मली जो हम यूज करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं 0 to 9। तो पाइथन के केस में जब भी हमें नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या मिलता है, यहाँ पर हम यहाँ पर डेसिमल बाय डिफॉल्ट ये लेता है, हम किसी भी नंबर को यहाँ पर डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो उसके लिए सिंपली क्या करना होगा, हमने प्रिंट लिखा और प्रिंट लिखने के बाद में आपको बस इतना करना है कि 0 और 0 के साथ में जो भी कन्वर्जन करना है नंबर सिस्टम, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में से किसी का भी, तो उनका आपको पहला जो अक्षर है, जैसे हेक्साडेसिमल में x हो गया, ऑक्टल में o हो गया और बाइनरी में b हो गया, इनको लिखना है और इसके साथ में नंबर लिख देना है जो भी नंबर कन्वर्ट करना है वो। हेक्साडेसिमल के केस में गलत बोला,
x। तो मान लो कि पहले मैं बाइनरी नंबर सिस्टम को लेता हूं और एक बाइनरी नंबर लिखता हूं, कोई भी रैंडम ही। ठीक है, इसको मुझे कन्वर्ट करके देखना है। तो मैं यहाँ पे डबल न्यू लाइन के साथ में दे देता हूं बाइनरी टू डेसिमल। तो ये क्या करेगा, हमको कन्वर्ट करके देगा। रन करें और देखें। ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल हमें यहाँ पर नंबर कन्वर्ट होकर